किसके? नाजियों के द्वारा यहूदियों पे अत्याचार किया जा रहा था। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर में हमने पढ़ाया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि श्रीलंका जो सिंगली भाषा वाले लोग थे वो कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहां पे एक बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, और जब आप 2024 का पेपर उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये प्रश्न तो 2024 में आया है, और ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है। बहुत अच्छे से सुन लो। श्रीलंका में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन वो लोग कमजोर थे, मजबूत नहीं थे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग जो थे वो डच भाषियों की तुलना में ज्यादा क्या थे? क्या थे? क्या वो कमजोर और अनपढ़ थे, या फिर निर्धन और दुखी थे, या समृद्ध और शक्तिशाली थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बता दो क्या आंसर होगा फटाफट से। क्या बताया मैंने कि श्रीलंका में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा तो थे, लेकिन वो समृद्ध और शक्तिशाली नहीं थे। समृद्ध और शक्तिशाली कौन से थे? फ्रेंच भाषा वाले लोग। ठीक है, कौन से लोग थे? फ्रेंच भाषा वाले जो लोग थे वो कैसे थे? वो थे समृद्ध और शक्तिशाली। और प्रश्न भी यही कह रहा है। अगर मैं यहीं पर अभी एक इसमें चेंज कर दूं, मैं यहां कर दूं कि बेल्जियम में, इसलिए आंसर मत रटना, क्वेश्चन समझना, मैं यहां चेंज कर दूं कि बेल्जियम में डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी की तुलना में ज्यादा थे, तब क्या आंसर होगा? तब समृद्ध और शक्तिशाली थोड़ी नहीं होगा। तब क्या होगा कि भैया लिखेंगे कमजोर, और शक्तिशाली का मतलब कि निर्बल, है ना भाई। समृद्ध का मतलब ऐसे लिख सकते हो कि हाँ निर्धन लिख सकते हो, है ना, निर्धन और कमजोर। तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाता निर्धन और कमजोर मिलाकर के बन जाता कि डच भाषा वाले लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, ना तो वो बहुत ज्यादा समृद्ध थे। राइट, समझ गए? वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इसमें से सी। वेरी गुड अभय कुशवाहा, अखिल स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय, वेरी गुड। चलें आगे। तो डच भाषा बोलने वाले समूह की संख्या ज्यादा थी, परंतु ये धन के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। यानी इनकी संख्या तो ज्यादा थी, पर ये कमजोर और शक्तिशाली थे। राइट, नहीं थे मतलब। देश की अखंडता और एकता के लिए क्या आवश्यक है? अब यहां से हमारे पास बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आया है। इसके बाद दूसरे चैप्टर के प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे, संघवाद चैप्टर से। तो अभी हमारे पास है कि देश की अखंडता और एकता के लिए आवश्यक क्या है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, या फिर राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लो क्या हुआ कि भारत में कई प्रकार के लोग हैं, है ना, भारत में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई प्रकार के धर्म वाले लोग हैं। तो भारत में क्या हो जाए कि भारत में क्या हो जाए, पहले केंद्र सरकार बना दी जाए, है ना। फिर केंद्र सरकार के बाद उसके नीचे कौन सी भैया? राज्य सरकार बना दी जाए। फिर उसके बाद फिर कौन सी हो जाए भैया? एक और सरकार बना दी जाए, जो किसको चलाए? जो किसको चलाए? गांवों को चलाए, नगरों को चलाए, है ना। तो एक तीसरी सरकार और बना दी जाए। तो भारत में कई प्रकार की सरकारें बन जाती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार से नीचे और आएंगे हम लोग। तो ऐसी सरकार होगी जो नागरिकों को चलाने के लिए काम में आए, जैसे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना। तो ये क्या होगा? ये होगा सत्ता की साझेदारी। यानी ये सत्ता का विभाजन बिल्कुल भी नहीं। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब क्या? राजतंत्र का मतलब क्या कि राजा ही राज कर रहा है, जैसे लुई सोल्वे कर रहा था, है ना। तो देश की अखंडता के लिए क्या जरूरत है भैया? क्या जरूरी है देश की अखंडता के लिए? सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी हो जाएगी तो फिर इसका यह मतलब है कि जो देश है उसमें फूट नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि उस सरकार को किसने चुना है? जनता ने चुना है। और जिसको जनता ने चुना है वहां कहां लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात प्लीज थोड़ा सा गौर से सुनना। यहां पे इस चैप्टर में अब आपको सुनना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, तभी मजा आएगा, तभी आप बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर से पास हो पाओगे।
क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार कहलाता है? नहीं भाई, ये सामुदायिक सरकार तो समुदाय के द्वारा चुना जाएगा। गठबंधन सरकार नहीं, गठबंधन सरकार तो वो सरकार होती है, बहुत सारे बच्चे उस दिन पूछ रहे थे सर गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार तो वो सरकार होती है जिसमें दो दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, है ना। दो दल मिलकर के क्या बनाते हैं? सरकार। और ये सरकार तब बनती है जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है। और भारत में ऐसी कोई भी अभी तक सरकार ऐसे नहीं बन पाई है कि जो बहुमत हासिल कर ले, क्योंकि भारत में क्या हो गया ना कि भारत में लोग अब जागरूक हो गए, जिसको देखो वही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार और सामुदायिक तो नहीं होगा। फिर क्या कि भाई विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? संघीय सरकार या फिर एकात्मक सरकार? बच्चे मैम क्या आंसर कर रहे हैं? संघ सरकार, है ना। संघ सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकात्मक सरकार नहीं होगा। ठीक है, एकात्मक सरकार इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, संघीय सरकार होगा। ठीक है, एकात्मक सरकार तो वो सरकार हो जाएगी जिसमें भैया केवल एक ही सरकार हो। ठीक है, एक ही जो है सरकार पूरे देश को चलाए, एकात्मक सरकार हो जाएगा। ठीक, अभी है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? अगर आप इसका करेक्ट आंसर दे दें तो मजा आ जाए। एक ऑप्शन इसमें हम और ऐड करेंगे। मैम 5 ऑप्शन दे देना बच्चों को। दे दिया क्या आपने? हाँ, एक ऑप्शन और ऐड करेंगे, 5 ऑप्शन बनाएंगे। 5 ऑप्शन है। पहला लिखा है कि भैया राजभाषा है, दूसरी है कि क्षेत्रीय भाषा है, तीसरी है अल्पसंख्यकों की भाषा है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है राष्ट्रभाषा है। फटाफट से आंसर कर दो, जल्दी से बता दो फटाफट से। सर जी इसके पहले वाला क्वेश्चन सर कम समझ में आया। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अगर सत्ता को डिवाइड कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, तो कौन सी सरकार होगी? संघीय सरकार। जैसे आप ध्यान से सुनो, है ना। जैसे अभी क्या मैंने बताया था कि संघ सरकार में क्या होता है? संघ सरकार में क्या होता है बेटा? अगर बहुत अच्छे से और समझना है तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं इसी से संबंधित। संघ सरकार में क्या होता है भैया? केंद्र सरकार बनती है ना, राज्य सरकार बनती है, और एक और सरकार बनती है, एक और सरकार बनती है जो कैसी सरकार कहलाएगी? जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, है ना, ये जैसे ग्राम पंचायत, वो तीसरी सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। राइट, तो अभी क्या लिखा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? क्या बच्चे हमारे आंसर कर रहे हैं? ABCD, ABCD। हाँ, कुछ बच्चे ई भी बोल रहे हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है भैया, क्योंकि अगर भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर देते तो भारत के अंदर क्या हो जाएगा? श्रीलंका के तरीके से गृह युद्ध हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे कई भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है क्या? यस, हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है। क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, इनका दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक लोग भी हिंदी बोलते हैं, बहुसंख्यक लोग भी हिंदी बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकता है भैया? है ना, हर क्षेत्र का व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलता है ना। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? अगला देखो क्या कह रहा है। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मैं फिर आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैं आज कर रहा हूं, या तो वो 2021 में पूछे गए, या तो 2020 में पूछे गए, या फिर 22 में पूछे गए, या फिर 23 में पूछे गए, या फिर 24 में पूछे गए। पिछले 4 सालों के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं आप सभी के सामने लाया हूं, एक एक प्रश्न चुन चुन करके। और मेरा ये पूरा वादा है कि 2025 का पेपर देने के लिए जाओगे, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा प्रश्न। तब आपका दिल खुश हो जाएगा कि भाई मैं जो पढ़ करके गया था वो बोर्ड पेपर में आया है। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। ठीक है, चले आगे। चलो देखो अच्छा ध्यान से, ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच या ग्राम प्रधान? जल्दी बताओ क्या कहा जाता है कि भैया ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं, पंच का अध्यक्ष सरपंच बोलते हैं, वार्ड सदस्य बोलते हैं। ABCD में बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चे क्या? सरपंच। वेरी गुड, है ना। क्या आंसर होगा? सरपंच। ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को अगर बोला जाए कि ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे बिहार में क्या होता है,
जैसे यूपी में ग्राम